बैक बॉन्डिंग के रिगार्डिंग जो भी बातें थी, जो कॉन्सेप्ट थे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, तो वो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। शायद अकॉर्डिंग टू मी कुछ कॉन्सेप्ट थे जो रह गया था, जो कि था लुईस एसिडिक करेक्टर और लुईस बेसिक करेक्टर, जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। लेकिन बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, किस टाइप से चेंज होगा, डिक्रीज होगा करेक्टर, इंक्रीज होगा, ये सारी बातें करेंगे अपन इस वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आज जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया, वो वाली चीज़ें सारी आज इस लेक्चर में होगी। क्वेश्चंस ऑन बैक बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें जो बचा हुआ था वो एसिडिक करेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच रहा था, तो अपन आज उसी का जिक्र करते हैं कि एसिडिक करेक्टर पे क्या इफेक्ट आने वाला है। एसिडिक करेक्टर, या फिर मैं ऐसे कहूँ लुईस एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में लुईस एसिडिक करेक्टर की बात करते हैं। लुईस एसिडिक करेक्टर, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके अंदर यदि मान लो आपकी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आपकी जो स्पीसीज है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है। मान लो आप सेंट्रल एटम का लुईस एसिडिक करेक्टर देख रहे हो और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आपको पता है कि लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अब आप क्या कर रहे हो कि आपका जो सेंट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिस भी एटम पे आप निकाल रहे हो, यदि वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग के अंदर वहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जबकि लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो होना ये चाहिए था, ये इंक्रीज कब होता कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जगह इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होता तो लुईस एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो जैसे मान लो BF3 की बात करते हैं, ये आपका BF3 है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर एक, यदि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स बढ़ते, मतलब इस बोरोन से इलेक्ट्रॉन इधर जाता फ्लोरीन की, तो अपन कहते हैं कि इसका लुईस एसिडिक करेक्टर बढ़ता। लेकिन यदि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना लुईस एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज कोई है तो उसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि मान लो लुईस एसिडिक करेक्टर की बात करें और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो, आप यदि आपकी जो स्पीसीज जिसके ऊपर है, जिस एटम का आप लुईस एसिडिक करेक्टर बता रहे हो वो डोनर है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि वहां पर एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे अपन एसिडिक करेक्टर देखते हैं। अब यदि बात करें किसकी, बेसिक करेक्टर की, तो इसके अंदर अपन बात करते हैं लुईस बेसिक करेक्टर। अब लुईस बेसिक करेक्टर की बात करें तो ये देखो, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। दो केस बन सकते हैं यहाँ पर, या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लुईस बेसिक करेक्टर, जो बेसिक करेक्टर होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, तो उसके पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को अपन क्या कहते हैं कि इसका बेसिक करेक्टर ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यदि बात करें इंक्रीज कब होगा, अब इंक्रीज कब होगा, तब मान लो आपका सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जिसमें मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और वो कोऑर्डिनेटर सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो। तो यदि ऐसा ऐसा कोई केस है कि सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो या सराउंडिंग एटम से लोन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ जा रहे हो, तो इस केस के अंदर लुईस बेसिक करेक्टर उस एटम का, सेंट्रल एटम का इंक्रीज होगा। डिक्रीज कब होगा, जब सेंट्रल एटम अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे सराउंडिंग एटम को, तो सेंट्रल एटम का जो लुईस बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी के बेस्ड पे अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा गया है, कैसा क्वेश्चंस आता है। तो अपन करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक करेक्टर, ये अपन को क्या करना है, डिफाइन करना है कि एसिडिक ऑर्डर लुईस एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा।
तो जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक BF3 हो गया, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके बाद क्या बात करें कि BCl3 हो गया, इसके बाद बात करें कि BR3 हो गया, और लास्ट BI3 हो गया। ये अपने पास स्पीसीज है। अब इसके अंदर लुईस एसिडिक करेक्टर डिफाइन करना है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ यदि बैक बॉन्डिंग होगी तो सबसे पहले आप देखो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है, कौन कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है। और तुम्हें पता है कि यदि सेंट्रल एटम के पास बोरोन का, अपन को क्या करना है, बोरोन का लुईस एसिडिक करेक्टर देखना है। अब तुम्हें ये देखना है कि यदि बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो लुईस एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि उसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें देखो वो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, और इसके अंदर जो बैक बॉन्डिंग होती है वो बैक बॉन्डिंग होती है 2p-2p, सबसे स्टेबल बैक बॉन्डिंग होती है। इसके बाद आप बात करें BCl3, तो BCl3 के अंदर क्लोरीन, समटाइम क्लोरीन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इधर बोरोन का 2p वैकेंट है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये क्लोरीन इसको डोनेट करेगा, 2p में डोनेट करेगा, और किससे करेगा, 3p से। अब 2p 3p स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है, लेकिन फिर भी बैक बॉन्डिंग तो होगी। अब यदि बात करें BBr3 के अंदर, तो BBr3 के अंदर भी सेम यही केस बनने वाला है कि ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ वैकेंट क्या है, 2p वैकेंट है, ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा, कौन सा, इसके अंदर पाई बॉन्ड बनेगा, तो 2p 4p। अब नेक्स्ट जो है वो BI3 आपका, तो आयोडीन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर 5p सेल के अंदर है, 5p सेल के अंदर है, तो 5p डोनेट करेगा बोरोन के 2p के अंदर, ये इसके अंदर डोनेट करेगा, तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p 5p बनेगा, ठीक है। अब यदि मैं स्टेप बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं, तो BB का ऑर्डर यदि निकालेंगे तो BB सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इसका मतलब सेंट्रल एटम इस वाले केस के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सराउंडिंग एटम से, क्योंकि देखो जिनके पास लोन पेयर होता है वही डोनेट करता है जिसके पास वैकेंट होता है। वैकेंट किसके पास, बोरोन। सबसे ज्यादा कौन दे रहा है इन सब के अंदर, तो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन सबसे ज्यादा दे रहा है, क्योंकि इसकी बैक बॉन्डिंग 2p है, जो सबसे स्टेबल होती है। इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है ये वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, और इसमें ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो लुईस एसिडिक करेक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो। अब बताओ यहाँ यदि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन कर चुका है, तो अब ये और इलेक्ट्रॉन कम लेना पसंद करेगा, तो इसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा की बात करें तो BI3 यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर रखता है, लुईस एसिडिक करेक्टर, ठीक है। इसके अंदर कम इसलिए होगी क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग है मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोरीन से। अब यदि बात करें क्वेश्चन 2 की, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको लुईस एसिडिक करेक्टर बताना है। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है BCH3 का होल थ्राइस। एक आपके पास जो एग्जांपल है वो है BOCH3, इसका होल थ्राइस, और जो थर्ड एग्जांपल है वो आपका है BOC2H5 या ET बोल दो इसका होल थ्राइस, ठीक है। ये अपने पास एक एग्जांपल हो गया। वही बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो लुईस एसिडिक करेक्टर निकालने के लिए बैक बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी। तो BCH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नो BB, बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा रहेगा। वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब इसमें लुईस एसिडिक करेक्टर होंगे। इन दोनों की बात करें तो देखो यहाँ पर बोरॉन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और इससे जुड़ा हुआ है Me, मतलब CH3, OCH3, और इधर भी जुड़ा है OCH3। यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि इसका वैकेंट है 2p और इसका 2p, तो इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है कौन सी, 2p स्टेबल है। अब यदि बात करें इधर BOC2H5, वो BOC2H5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन टू
बोरोन बैक बॉन्डिंग यहाँ पर भी है क्योंकि बोरोन के पास यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बोरोन को 2p2p और इधर यदि बैक बॉन्डिंग की बात करें तो इधर भी बैक बॉन्डिंग आपकी कौन सी है 2p2p। लेकिन इन दोनों में से यदि कंपैरिजन करें तो कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे बोरोन के पास, तो वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम के प्लस आई पर, क्योंकि जो मैथिल और एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उनमें यदि प्लस आई की बात करें, प्लस आई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा होगा ऑक्सीजन पे, और यदि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा देगा बोरोन को। तो यदि प्लस आई की बात करें तो प्लस आई किसका ज्यादा होता है, C2H5 का प्लस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब ये C2H5 इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज करेगा, और यदि ज्यादा इंक्रीज करेगा इसका मतलब ये ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करेगा बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में, और यदि वैकेंट ऑर्बिटल में ज्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो यदि ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा फिर OCS3 और सबसे कम OC2H5। रीजन इसका क्या है प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है मिथाइल इथाइल ग्रुप का, मतलब हाइड्रोकार्बन का। तो इसका मतलब ये ऑर्डर आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं जो कि अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यदि बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एसिडिक करेक्टर ही अभी भी आपको क्या चेक करना है, लुईस एसिडिक करेक्टर अभी भी अपन को यही फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस जैसे दे रखा हो आपको कि CH3 मिथाइल दे रखा है, ये 3 मिथाइल है और ये तीनों मिथाइल कार्बन के ऊपर है और कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही आपको दे रखा है CH3 का होल थ्राइस, मतलब मिथाइल ग्रुप 3 और सिलिकॉन से जुड़ा हुआ और सिलिकॉन से जुड़ा हुआ OH। एल्कोहल वाले ग्रुप में अपन ये कहेंगे कि इनसे H+ निकाल दो एक एक। यदि इसमें लुईस एसिडिक करेक्टर, यदि इन वाले केसेस में आपसे बोला जाए तो एक एक H+ रिमूव कर दो, -H+, इसमें से भी आप एक H+ रिमूव कर दो। बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया आपका CO- H3C CH3 CH3। ये इसकी बात करें तो देखो सिलिकॉन और सिलिकॉन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन माइनस, इधर आपका आ गया H3C और ये आपका CH3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH3। जब भी आपको OH ग्रुप दिखे तो एक H+ रिमूव कर दो, यदि उसका लुईस एसिडिक करेक्टर अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग पूछा जाए तो एक एक H+ रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद देखो यहाँ पर एनाइन बन गया, यहाँ पर भी एनाइन बन गया। अब देखो इस कार्बन के पास, इन तीनों कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो तीनों ही बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर नो BB बैक बॉन्डिंग नहीं है। जबकि यह बात करें तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के पास कौन से वैकेंट है, इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। 3D वैकेंट ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कहाँ कौन सी होगी 2p 3d, स्टेबल होती है, हालांकि मोर स्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी स्टेबल है। इसका मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है तो सिलिकॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जबकि यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं क्योंकि बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। तो यदि बात करें कि लुईस एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो देखो इसके देने के बाद बैक बॉन्डिंग बन रही है, मतलब H+ जल्दी कौन देगा, ये वाला कंपाउंड देगा, क्योंकि इसके बाद ये जो कंपाउंड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब H+ किससे जल्दी निकलेगा, क्यों, क्योंकि H+ निकालते ही जो एनाइन बना उसके कारण उसमें बैक बॉन्डिंग हो गई। और यदि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग है तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो एनाइन बना वो स्टेबल बना, और H+ का देना ही लुईस करेक्टर को बताता है, एसिडिक करेक्टर को। तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा हो गया, CH3 का। तो जब भी ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो उसको रिमूव कर दो, उसका जो भी बना प्रोडक्ट यदि वो स्टेबल बन रहा है, स्टेबल बैक बॉन्डिंग करती है, और बैक बॉन्डिंग से यदि स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब उसका एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक करेक्टर की। तो ये क्वेश्चंस थे एसिडिक करेक्टर के ऊपर। अब बेसिक करेक्टर की बात करते हैं। बेसिक करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपका बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, तो इलेक्ट्रॉन
की डेंसिटी उस एटम पे क्या होगी, डिक्रीज। तो लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज। बस यही देखना, क्वेश्चन अपना सिंपल सा रहेगा। क्वेश्चन आपका बेसिक कैरेक्टर बताना आपको। बेसिक कैरेक्टर फॉलोइंग स्पीसीज, तो इसके अंदर यदि बात करें सबसे पहले फर्स्ट नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, नाइट्रोजन के एक ऊपर एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन पे सिलाइल ग्रुप जुड़ा है जो कि SiH3 इसका होल थ्राइस है। ठीक है, इनमें लुईस बेसिक कैरेक्टर आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि किसके अंदर ज्यादा होगा। तो अपन बैक बॉन्डिंग देंगे, सिंपल सा फंडा है, सिर्फ बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे कि बैक बॉन्डिंग है या नहीं। तो देखो NSCH3 वाला जो है वो इस टाइप से बनेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसके पास लोन पेयर। यदि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता तो बैक बॉन्डिंग हो जाती, इसका मतलब अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब नो बैक बॉन्डिंग। लेकिन आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो जैसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे आपको फंडा समझ में आएगा कि सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है 3D। इसका मतलब 3D के अंदर अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है कौन, नाइट्रोजन। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है D, क्या ये डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बताओ कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p पाई 3d पाई। इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग है, और बैक बॉन्डिंग है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, बैक बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होना मतलब लुईस बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैंने यही कहा था कि कब डिक्रीज होगा, जब सेंट्रल एटम डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, सराउंडिंग एटम को। तो लुईस बेसिक कैरेक्टर इस केस में क्या होगा बेटा, डिक्रीज। क्लियर। यदि इस नाइट्रोजन के ऊपर ये सिलिकॉन डोनेट कर देता नाइट्रोजन को, तो अपन क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब लुईस बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। अभी उल्टा हो रहा है कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट में, यहां पर कोई वो नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब लुईस बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो NCH3 का होल थ्राइस में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू अमोनियम ट्राइसिलाइल अमोनियम कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लुईस बेसिक पर बेस्ड है। इस तुम्हारा कंपैरिजन ऐसे करवा लिया जाए कि OSiH3 और इसका होल ट्वाइस, और तुम्हें दे दिया जाए OCH3, इसके अंदर लुईस बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर बताना है कि इनमें लुईस बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो वही सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका सिलिकॉन जुड़ गया, ये सिलाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर भी सिलिकॉन जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, इधर सेम ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप, और इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर। कहाँ पर बैक बॉन्डिंग है, कहाँ पर नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी कौन सी, 2p पाई 3d पाई। इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जबकि देखो यहाँ लोन पेयर तो है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे नो बैक बॉन्डिंग। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन पे। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट कर गई बैक बॉन्डिंग में, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, OCH3 का। ठीक है, नेक्स्ट यदि एग्जांपल की बात करें, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल और पूछ लिया जाता है कि बताओ PF3 और PCl3 के अंदर लुईस बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। वही सेम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, 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 पिरामिडल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेम PCl3, ये यहाँ पर PCl3 प्लस एक लोन पेयर। अब देखो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये डोनेट कर सकता। अब इधर से इधर क्यों नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम हो रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट नहीं है। यदि वैकेंट होता तो फॉस्फोरस डोनेट कर देता फ्लोरीन को, लेकिन अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर यदि बात करें तो कि कौन सी बैक बॉन्डिंग है, 2p पाई 3d पाई। इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ क्लोरीन के पास लोन पेयर है लेकिन और वैकेंट ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है प्लस लोन पेयर भी है।
अब यदि दोनों केस में बात करें तो इसमें 3p पाई 3d पाई यही बैक बॉन्डिंग होगी, चाहे रिवर्स करवा लो, चाहे क्लोरीन टू फॉस्फोरस कर लो, चाहे फॉस्फोरस टू क्लोरीन कर लो। कौन सी बैक बॉन्डिंग है? 3p पाई 3d पाई, जो कि स्टेबल नहीं होती है, इसके अंदर स्टेबल होती है। अब बताओ फ्लोरीन क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्या? तो लुईस बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा? pf3 का एज कंपेयर टू pCl3। समझे? तो लुईस बेसिक करेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी, जिस एटम पे आप लुईस एसिडिक करेक्टर, लुईस बेसिक करेक्टर बढ़ा रहे हो, यदि लुईस बेसिक करेक्टर आपको चेक करना है तो जिस एटम पे चेक कर रहे हो, जैसे यहाँ फॉस्फोरस पे चेक कर रहे हैं, यदि इस फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक बॉन्डिंग बढ़ा रही है तो लुईस बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, और यदि इसके ऊपर लुईस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो अपन कहेंगे कि इसका लुईस एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर? बस यही देखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या था लुईस एसिडिक बेसिक करेक्टर के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया, इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए। अब अपन आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल्स के साथ, जो तुम्हें कई बार एग्जाम के पर्पज से क्या करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। अब बात करेंगे उन एक्सेप्शंस की। कुछ एक्सेप्शंस है जो कि स्टेबल होते हैं। बैक बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्ड के 2p पाई 3d पाई स्टेबल होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर बैक बॉन्डिंग उसके अलावा भी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, ये जरूरी है एक्सेप्शंस मतलब एक्सेप्शंस की बात करें तो देखो एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अंदर अपन बोलते हैं कि एक्सेप्शन आपको याद करना है। हालांकि उसके पीछे लॉजिक होता है, वो लॉजिक अपन अभी इस लॉजिक पे नहीं जाके अपन सीधा ये याद करें कि इसका रिजल्ट ये है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अपन को इसमें पीएचडी नहीं करनी है। अपन को क्या करना है, सिंपल एग्जाम देना है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो यदि सही हो गए, न्यूमेरिकल निकल गया या फिर एसओटी एमसीक्यू निकल गया, बस बात करता हूँ। तो देखो एक एक्सेप्शन की बात करें तो एन नाइट्रोजन, इसके ऊपर जो ये जर्मेनियम वाला ये होता है GeH3, इसका होल थ्राइस। अब एक्चुअल में इस वाले एटम की बात करें तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन H3Ge, यहाँ पर GeH3, यहाँ पर देखो GeH3, यहाँ पर लोन पेयर है, इसके 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और ये कहाँ से हो गया, काशी गए शंकर प्रभु। तो ये देखो Ge कौन से पीरियड का हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड का हो गया क्या? इसका मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये डोनेट करेगा इसको, क्योंकि इसके पास तो वैकेंट है नहीं। और इसके अंदर यदि बैक बॉन्डिंग की बात करें तो बिफोर बैक बॉन्डिंग, दो यहाँ पर मैं कैसेस बना रहा हूं, बिफोर बैक बॉन्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। और यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के अराउंड होगा, और बड़ा ग्रुप है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग यदि इसमें बैक बॉन्डिंग हो, पहले सबसे पहले केस कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो पहले वही चेक करना। देखो यहाँ से इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है कौन सी, 2p पाई 4d पाई, जो कि स्टेबल नहीं होती है, फिर भी ये कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होती है। वो बैक बॉन्डिंग होती, ये स्टेबल नहीं होती है, फिर भी इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करेंगे कि इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और यदि बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में जो अपन को दिख रहा है उसके जैसा नहीं है। जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। अभी मैं एक बार के लिए ऐसे ही शो कर रहा हूँ, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो कौन सा हो गया, sp2। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 107 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा था, अब कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये चेंजेस है। अब देखो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि सेम एग्जांपल आपको देके ये बोल दिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज और नॉट चेंज। तो देखो sp3 था, sp2 हो गया। क्यों? आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसमें 2p पाई 4d पाई बैक बॉन्डिंग होती है, वो इसके कंपाउंड के नेचर के कारण ऐसा रहा होगा। तो अपन को इसको थ्रू आउट क्या करना है, याद रखना है कि ये इस वाला मॉलिक्यूल यदि कहीं भी आया, इसका मतलब मुझे याद रखना है कि इसका आफ्टर बैक बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, पहले sp3 था। बॉन्ड एंगल स्टेरिक क्राउड की वजह से 160 डिग्री से ज्यादा था, 107 होना चाहिए था, लेकिन स्टेरिक क्राउड होने की वजह से ज्यादा हो गया।
लेकिन 120 डिग्री से कम था, अब प्रॉपर 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई। अब ये मॉलिक्यूल आपका एक्चुअल में इस टाइप से नहीं दिखेगा, ये मॉलिक्यूल आपका एक्चुअल में कैसा बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नॉन प्लेनर था, अब क्या हो गया, प्लेनर। पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, अब क्या हो गया, sp2। पहले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम था, अब बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट कितना हो गया, 120 डिग्री। ये तभी है कि कंपाउंड एक्चुअल में ऐसा देखा गया, इसका मतलब उसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। वो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से ये ऐसा बन गया। इस स्ट्रक्चर को मैंने इसको ट्रायंगल प्लेनर नहीं बनाया, एक्चुअल में ये ट्रायंगल प्लेनर है। ठीक है, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, इसको क्या करना है, याद करना है। दूसरे एक्सेप्शन की बात करें तो S3GeNCS। दूसरे एक्सेप्शन की बात करें GeS3NCS। अब देखो इसकी बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस टाइप से होती है। यदि अपन बिफोर बैक बॉन्डिंग की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर आपका हो गया S3Ge। बिफोर बैक बॉन्डिंग ये V शेप है, और आपको बताया कि इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, 2p5 4d5। 2p5 4d5 स्टेबल होती है कौन से केस में, Ge के केस में। जर्मेनियम के केस के अंदर ये स्टेबल होती है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग होगी। और जैसे ही बैक बॉन्डिंग हो गई, मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका कैसा, प्लेनर। कैसा बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल, कैसा बन गया, प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp बॉन्ड एंगल आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। पहले जो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के अराउंड था, वो अब कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने बताया जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो कि जर्मेनियम के केस के अंदर 2p5 4d5 स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग। तो ये याद रखना है। अब इसके अंदर जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकती है। सारी चीजों का तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए किसके अंदर, बैक बॉन्डिंग के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए कि एडक्ट प्रोडक्ट विल फॉर्म और नॉट। एक एग्जाम्पल है जो कि मैं बताऊंगा। अब आपको इसमें पे बैक बॉन्डिंग ही चेक करनी है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ऐसा दे दिया जाए कि BF3 की रिएक्शन F3B, इसकी रिएक्शन यदि मान लो किससे करवा दी जाए, OCS3 से करवा दी जाए, OCS3 इसका होल ट्वाइस, इससे यदि रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। एक आपको ये दे रखा हो, दूसरा आपको ये दे दिया जाए कि इस सेम BF3 की रिएक्शन यदि O सिलाइल ग्रुप से OSiS3 होल ट्वाइस इससे करवा दी जाए तो एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब इस वाले केसेस में देखो ध्यान रखना है कि किस में बनेगा नहीं बनेगा। अपन क्या करते हैं, सिंपल अपन क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर अपन ये कहेंगे एडक्ट प्रोडक्ट बन सकता है। OCS3 इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, इसके पास लोन पेयर है। इसका मतलब ये लोन पेयर अपन को, इसका लोन पेयर इसको डोनेट हो सकता है, एडक्ट प्रोडक्ट बन सकता है। यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि इस बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, इसका CH3, ऑक्सीजन का CH3। ये इस टाइप से प्रोडक्ट बन सकता है। क्यों ऐसा तभी हो सकता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। और यदि बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये लुईस बेस हो गया, ये आपका लुईस एसिड हो गया। लुईस एसिड लुईस बेस का इंटरेक्शन हो सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। एडक्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि दो स्पीसीज मिलके कोई नया स्पीसीज बना ले, तो एडक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपस में दोनों मिल रहे हैं,
यदि वो दोनों लुईस एसिड और बेस है जिनमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन, एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो जो जिसमें कम है उसको डोनेट करके प्रोडक्ट बना सकता है। इसका मतलब इसका एडक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, BF3 सेम यही होगा। OSiS3 ऑक्सीजन के लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो ऐसा होते ही अपन ये कहेंगे, ऐसा होते ही अपन ये कहेंगे कि आपका एडक्ट प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज थी उसके इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। इसकी बात करो, देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। कौन सी बैक बॉन्डिंग? 2p पाई 3d पाई, और 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसका मतलब अब ये स्पीसीज अपने आप चेंज हो जाएगी और स्पीसीज कुछ इस टाइप से बन जाएगी कि एक लोन पेयर SiS3 यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड करेक्टर और एक लोन पेयर। इसका मतलब ये लोन पेयर अभी यहाँ सिर्फ बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, तो अब ये इसको लोन पेयर क्यों देगा? तो इसका मतलब इस वाले केसेस की यदि बात करें, इस वाले केस की बात करें तो नो एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म, समझे? तो ये बैक बॉन्डिंग के कुछ एप्लीकेशन है जो तुम्हें बेटा क्या करने, याद करने, इस टाइप से आपको चेक करना। क्लियर? स्पेशल एग्जांपल्स बहुत मतलब ऐसे मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पूछे जाते हैं बार बार, और तुम्हें उनको क्या करना है, याद करना है। ये तरीका भी हो सकता है कि कुछ नया चीज़ें ऐसी आई तो तुम इस तरीके से उसको हैंडल करो, ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ऐसा नहीं कि दिखा तुम्हें कि लोन पेयर है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, सीधा क्या बना दो, एडक्ट प्रोडक्ट बना दो। वो बनाने से पहले अब तुम बैक बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, और यदि बैक बॉन्डिंग तुमने पढ़ ली तो अब जो डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना है। इस चीज़ का क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, नॉट अवेलेबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अवेलेबल नहीं है अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल है जो ध्यान रखना है तुम्हें, एक्सेप्शन मान लो या फिर आप उसको तरीके से याद कर लो, क्योंकि वो तरीका हर जगह लगता नहीं। कुछ स्पेशल एग्जांपल है जिनके अंदर देखो सिलिकॉन के साथ फ्लोरीन जुड़ गया, सिलिकॉन के साथ क्लोरीन जुड़ गया, सिलिकॉन के साथ ब्रोमीन जुड़ गया, और सिलिकॉन के साथ आयोडीन I4। ठीक है, ये एग्जांपल है। तुम्हें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑर्डर, ये आपको क्या करना है, बताना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक ऑर्डर ये बताना है। सिंपल सी बात है कि सिलिकॉन से फ्लोरीन जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, और बैक बॉन्डिंग भी कौन सी, 2p पाई 3d पाई। यदि बात करूं मैं सिलिकॉन से बोरोन क्लोरीन की, तो देखो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ आगे जाएंगे तो कम होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 3p पाई 3d पाई, ये बैक बॉन्डिंग आगे जाएंगे तो सिलिकॉन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की वजह से ऑर्डर जो आ रहा है वो ऑर्डर कुछ अलग आएगा, 4p पाई 3d पाई, ऐसे 5p पाई 3d पाई। सबसे ज्यादा स्टेबल बैक बॉन्डिंग है, इसके लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, इसके बैक बॉन्डिंग उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसका मतलब सबसे स्टेबल है। तो लुईस एसिडिक करेक्टर इसका सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, वो अब बैक बॉन्डिंग ने क्या कर दी, कम कर दी। डेफिशिएंसी बढ़नी चाहिए तो लुईस एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो बैक बॉन्डिंग ने वो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको कम कर दिया, तो इसका मतलब इसका लुईस एसिडिक करेक्टर कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी SiF4 का लुईस एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑल 3 स्पीसीज ऑफ SiCl4, SiBr4 एंड SiI4।
इसका रीजन है फ्लोरीन का -I। -I का यदि ऑर्डर लिखे इंडक्टिव की बात करें तो फ्लोरीन का इंडक्टिव -I सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का सबसे कम। यदि इसका इंडक्टिव सबसे ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा आएगा। पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा, इसका मतलब लुईस एसिडिक करेक्टर ज्यादा। तो एक्चुअल में ऐसा बताया जाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से ये सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा, और पार्शियल जब चार्ज ज्यादा क्रिएट करा इसका मतलब इसका लुईस एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ना ही लुईस एसिडिक करेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इन सारे एग्जाम्पल से यदि देखें, एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के, तो लुईस एसिडिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इन जनरल। अब बात करें, एक दो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सिंगलेट कार्बन के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन का ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो उसकी बात करते हैं। देखो एग्जांपल आपको इसलिए जाता है कि इन मॉलिक्यूल में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखिए एक हो गया आपके पास एक लोन पेयर और CH2, दूसरा आपको ऐसे दे दिया जाए कि कार्बन और उससे फ्लोरीन जुड़े हो और उसके ऊपर एक लोन पेयर, तीसरा एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया जाए कि कार्बन उसके ऊपर एक लोन पेयर और Cl2 जोड़ दिया जाए। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे। सिंपल, देखो कार्बन हाइड्रोजन नो बैक बॉन्डिंग, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यदि यहां बात करें तो देखो कार्बन इससे जुड़ा हुआ फ्लोरीन, कार्बन इससे जुड़ा हुआ फ्लोरीन, और इसके पास एक क्या है, लोन पेयर। यदि अभी इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, 2 सिग्मा एक लोन पेयर। इसका मतलब अभी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, sp2 मतलब एक s, 2 p यूज हो चुका है, एक p इसके पास वैकेंट पड़ा है, एक p इसके पास क्या पड़ा है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास यदि एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब अभी इस वाला ये वाला जो p है ये एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर कहां से, फ्लोरीन से, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े, तो इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और बैक बॉन्डिंग यदि पॉसिबल है, कौन सी बैक बॉन्डिंग, 2p पाई 2p पाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो कार्बन इसके ऊपर एक लोन पेयर, इधर से जुड़ा हुआ क्लोरीन, क्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और कार्बन के पास अभी भी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके पास अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, कोई एक लोन पेयर इसमें डोनेट कर सकता है। बैक बॉन्डिंग हो गई कौन सी, 2p पाई इसका वैकेंट, और कहां से आ रही है 3p पाई, 2p पाई 3p पाई में स्टेबल कौन सा, ये ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें हो रही है, CF2 में। तो यदि कार्बन, इनको कार्बन बोला जाता है, तो सबसे स्टेबल कार्बन कौन सा, CF2। उसके बाद में थोड़ी हो रही है लेकिन CCl2 में हो रही है, और सबसे कम किस में हो रही है, CH2 में। तो सबसे लेस स्टेबल CH2 होता है, सबसे हाईली स्टेबल CF2 होता है। तो ये कार्बन की स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर है। ये एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए तो इसका भी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बैक बॉन्डिंग ही क्या होगा, ये सोल होगा। अब यदि बात करें नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बेटा इसी को भी क्या करना है, ऐसे मान लो कोई भी एक आपको कोई रैंडम ऑर्डर पूछ लिया जाए तो तुम क्या करोगे, कंपेयर करोगे। जैसे OCH3 इसका होल ट्वाइस, और दूसरा तुम्हें ये दे दिया जाए कि OSiH3 इसका होल ट्वाइस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए आपसे कि किस में बैक बॉन्डिंग होगी, तो देखो इसमें पता है OCH3 इसमें वो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, जबकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अपन कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जो बैक बॉन्डिंग है वो कौन सी है, 2p पाई 3d पाई।
जबकि यहाँ तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, नो बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है। कंपैरिजन करवाएगा तो दोनों में बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो सेकंड एग्जांपल की बात करें तो आपका एग्जांपल मान लो ऐसा हो कि OCl2 दे दिया आपको, दूसरा आपको ये दे दिया जाए OSiS3 इसका होल ट्वाइस। जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाए, दोनों के अंदर बात करें तो देखो ऑक्सीजन क्लोरीन, यहाँ इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, और ऑक्सीजन सिलिकॉन S3 इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर। अभी यदि बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दूसरा क्लोरीन के पास लोन पेयर है खुद के भी। क्लोरीन भी इसको डोनेट कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट नहीं है। देखो इधर सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास 3D वैकेंट है, इसके पास भी 3D वैकेंट है। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, इस सिलिकॉन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p से आ रहा तो 2p पाई 3d पाई, इधर भी कौन सी होगी 2p पाई 3d पाई, बैक बॉन्डिंग सेम। लेकिन आने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन फील कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर रिपल्शन है, क्या रिपल्शन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन क्लोरीन। और यदि रिपल्शन हो रहा है तो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होगी वो वीक बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या वीक बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है क्लोरीन को, वो रिपेल फील करेगा इस वाले लोन पेयर से। तो बताओ स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, OSiS3, समझे, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन हैज नो लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा ऑक्सीजन वो रिपेल फील नहीं करेगा इस सिलिकॉन से, सीधी सीधी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी 2p पाई 3d पाई। लेकिन इधर ऑक्सीजन जब डोनेट करेगा तो ये क्लोरीन के लोन पेयर इसको क्या करेंगे, रिपेल, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्लियर। ऐसे ही मान लो थर्ड एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ BF3 और BCl3 के अंदर बताओ। तो देखो इसमें 2p पाई बैक बॉन्डिंग, और इसके अंदर 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3p पाई। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, 2p पाई की। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर तो BF3 में ज्यादा एज कंपेयर टू BCl3। ठीक है। अब नेक्स्ट यदि बात करें तो एक एग्जांपल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग bond angle is changed due to back bonding, आपसे कुछ ऐसा एग्जांपल कि किसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया था, प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर बता दिया था। लेकिन फिर भी आपसे मान लो कि कंपैरिजन करवा लिया जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि OCS3 इसका होल ट्वाइस, एक एग्जांपल आपके पास ये है। दूसरा एग्जांपल आपको इस टाइप से दे दिया जाए, इसको ए मान लो, इसका बी मान लो। इसको ये एग्जांपल आपको इसलिए दे दिया जाए कि BOH इसका होल थ्राइस। सी एग्जांपल की बात करें तो सी एग्जांपल आपको इसलिए ऐसा दे दिया जाए कि BOMe इसका होल थ्राइस। और डी एग्जांपल की बात करें तो ये आपको दे दिया जाए PF3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन को सिर्फ ये देखना है कि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पहले ये चेक करते हैं कि किस में बैक बॉन्डिंग। जब भी आपसे बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता है कि बॉन्ड एंगल तभी चेंज हो सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा या फिर बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो देखो OCS3 के अंदर यदि बात करें तो OCS3 वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसके अंदर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे नो BB। इस थीटा की बात करें तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर की वजह से 104 डिग्री होना चाहिए, लेकिन बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये जो थीटा है, ये थीटा हो गया 111 डिग्री। ये आपको याद रखना है, वैसे रटा दिया जाता है बार बार। यदि आप एग्जाम्पल पेपर में देते हो तो आपको पता लग जाता है कि थीटा 111 डिग्री के अराउंड होता है।
बात करें सेकंड की, बी ऑप्शन की, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बोरोन के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और यदि वैकेंट ऑर्बिटल है तो देखो यहां से यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p पाई। तो 2p पाई होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये पहले भी 120 डिग्री था और बैक बॉन्डिंग होने के बाद भी कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। कि यदि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर यही होगी। इसकी स्ट्रक्चर यही बनेगी। लेकिन देखो ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड थे, 2 लोन पेयर थे, वी शेप थी, 104 डिग्री था। अब देखो एक लोन पेयर हो गया, 2 सिग्मा हो गए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा कम, जबकि यहाँ 104 डिग्री। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है थीटा, यदि इसकी मैं बात करूँ, ये θ1 ये θ2, तो अब ये θ2 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन θ1। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल अभी भी 120 डिग्री है, क्योंकि पहले भी इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, अब भी इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। तो OBO बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन HOB बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। पहले 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के ऊपर, अब कितना लोन पेयर हो गया, 1। तो यदि उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक बॉन्ड के पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल एटम वाला बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो वैसे देख लेंगे। सराउंडिंग एटम वाला बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो वो बैक बॉन्डिंग, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन था इसका, अब इसका sp2 हो गया। इसमें 109 डिग्री था, 2 लोन पेयर होने की वजह से 104 था, लेकिन अब 1 लोन पेयर 2 सिग्मा 120 डिग्री से कम। क्लियर? तो यहां पर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, कौन से वाला, सराउंडिंग एटम वाला। नेक्स्ट BOS3 हो गया, BMOO3। तो देखो बोरोन ऑक्सीजन सेम वही, Me ऑक्सीजन Me, यहां पर ऑक्सीजन Me। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग 2p पाई बैक बॉन्डिंग होगी। पहले भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी sp2, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, अभी भी कितना 120 डिग्री, बाद में भी कितना होगा 120 डिग्री। लेकिन आपका जो ये वाला बॉन्ड एंगल है, मान लो इसको मैं नाम दे दूं θ3, तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग ये वाला बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो ये अपना मॉलिक्यूल है, जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी तो B, ये बैक बॉन्डिंग हो गई, ये यहाँ पर आपसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ Me। पहले यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, अब 1 लोन पेयर बचा, इसका मतलब ये जो θ3 है ये चेंज, तो θ3 में चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर? तो वो वाला बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक और बच गया, कौन सा, PF3। जो इसका डी ऑप्शन है वो कौन सा है, PF3। देखो PFF ये आपका फ्लोरीन, यहां इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो देखो फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग होगी, वो बैक बॉन्डिंग होगी 2p पाई 3d पाई। थीटा की बात करें तो ये थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखो जब ये बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग होने से फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो PF यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर, इधर जो आएगा फ्लोरीन उसमें भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर लोन पेयर, पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड था। यदि मैं बात करूँ ये θ1 ये θ2, तो बताओ θ2 डबल बॉन्ड आने की वजह से बढ़ेगा क्या, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे। डबल बॉन्ड के करेक्टर आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सेम के अंदर रिपल्शन होता है, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इसमें भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो यदि बात करें कि किसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा किसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या होगा कि सर इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा, इसमें भी बॉन्ड एंगल चेंज होगा, और PF3 में भी बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस है जो तुम्हें
पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में जब ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो मैं और लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए इतने ही। आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक बेंजीन की प्लेनरिटी वगैरह बच गई है, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। और बेटा सीरियसली, जब आप मान लो कि ये जो छोटे छोटे लेक्चर 40-40 मिनट के लेक्चर आ रहे हैं, ये लेक्चर यदि आप ढंग से देख लोगे ना, तो कोई भी सब टॉपिक आपका कभी भी बैकलॉग में नहीं जाएगा। एक एक चीज में 1 बाय 1 विद रीजन आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से कि क्या बोला जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, किस टाइप से क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। रैंडम क्वेश्चन उठा तो फिर अपना प्रीवियस नॉलेज क्या काम आएगा, ये सारी डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर मिल रही होगी। और यही क्या करती है, सोचने की जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो रैंडम क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप रैंडम क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।